अगला चुनाव आपका होना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी तैयार है, क्योंकि बंगाल में तो विपक्ष बहुत आरोप लगाता है कि उनके कई वोट एसआईआर के शिकार हो गए। पंजाब भी पूरी तैयारी पे। ये एसआईआर का जो कुचक्र चल रहा है ना, पूरे देश के अंदर एक के बाद एक स्टेट, बिहार में कर रहे हैं, फिर पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, इसका भी अंत पंजाब के अंदर जाके होगा। आम आदमी पार्टी का जब से उद्भव हुआ उसके बाद दिल्ली जीता, पंजाब में इतना बड़ा मैंडेट लेकर आए, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में क्या वो नैरेटिव बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? पूरे देश के अंदर इस वक्त अगर कोई ऐसी फोर्स है जो बीजेपी और कांग्रेस का जो मिला जुला गेम चल रहा है उसको अगर टक्कर दे सकते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। कल तो एक और नई पार्टी आई हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी, और कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने ही बनाई है। जैसे ये महंगाई बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेट है लोग। जैसे इन्होंने कह दिया एक साल सोना मत खरीदो, तो सारे सुनार फ्रस्ट्रेटेड हैं। इन्होंने सारे बिजनेसमैन के साथ जो ज्यादती कर रखी है, सारे बिजनेसमैन खफा हैं। नौकरी करने वाले की सैलरी नहीं बढ़ रही। तो जो खफा लोग हैं वो अगर एक सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, बीजेपी से एक बर्दाश्त नहीं है। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, उसके बाद जो सबसे गंभीर और सबसे बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे, उसकी लीडरशिप पर लगे, वो भी करप्शन के ही लगे। तो क्या लगता है कि इन सब रेड से, भ्रष्टाचार के आरोप लगने से आम आदमी पार्टी की जो शुरुआती छवि थी उसको डेंट पड़ा है? जिस छवि के ऊपर आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से उभरी, इनको ये था कि इनके कोर पे हमला करो, इनकी उस छवि पे हमला करो। लेकिन कोर्ट के डिसीजन के बाद कोई किसी तरह का क्वेश्चन मार्क रहा ही नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है। पंजाब में जो सबसे बड़ा आरोप लगता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये आरोप लगाती है कि पंजाब चंडीगढ़ से नहीं चलता, दिल्ली से चलता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो बीजेपी के प्रभारी लगे हुए हैं वो कहां से हैं? लुधियाना से हैं, मोगा से हैं, कहां से हैं? जो कांग्रेस के प्रभारी लगे हुए हैं पंजाब के अंदर, वो कहां से हैं? वो भी तो दिल्ली से ही डेप्यूट हुए हैं। ड्रग्स की समस्या अभी भी है। आप कार्रवाई कर रहे हैं, घरों ड्रग पेडलर से घर तोड़ रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है, रिकॉर्ड बरामदगी भी हो रही है, लेकिन ड्रग्स फ्री तो पंजाब हुआ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू बना हुआ है, कभी मर्डर हो जाता है, कभी गोली चल जाती है। ड्रग्स के अगेंस्ट इतना बड़ा कैंपेन, इतना बड़ा वॉर, पूरी दुनिया में जो ड्रग्स के लिए जाने जाते हैं उन कंट्रीज के अंदर भी वहां की आर्मीज ने बड़े बड़े ऑपरेशन किए। उसमें भी 10-12 हजार फोर्स शामिल होती थी और कुछ हजार लोग पकड़े गए थे। पूरी दुनिया में ड्रग्स के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन कहीं नहीं चला जैसा पंजाब में चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर में आप सवाल नहीं उठा सकते पंजाब के ऊपर। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि केंद्र सरकार का एनसीआरबी का डाटा, हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार का डाटा है, वो कहता है कि पंजाब पुलिस पूरे देश में दूसरे नंबर पे आती है। नमस्कार, उत्तम हिंदू के दिल्ली दफ्तर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज एक और खास शख्सियत से हम मुलाकात आपकी करवाएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, नेता और पूर्व पत्रकार, जो पत्रकारिता छोड़कर चुनावी अखाड़े में उतरे, चुनाव भी लड़े और अब पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप उन्हें मीडिया में हर रोज देखते होंगे। जी हाँ, हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है उत्तम हिंदू में। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, सबसे पहले इंटरव्यू की शुरुआत की जाए एसआईआर से। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है एसआईआर को लेकर। जो विपक्ष सवाल उठा रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहरा दिया है एसआईआर प्रक्रिया को। अगला चुनाव आपका होना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी तैयार है, क्योंकि बंगाल में तो विपक्ष बहुत आरोप लगाता है कि उनके कई वोट एसआईआर के शिकार हो गए। आम आदमी पार्टी एसआईआर से निपटने के लिए तैयार है, बाकी राजनीतिक दलों को छोड़िए। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर चुनाव आयोग को, जैसे ये हथियार तो सब किसी को मिलता है, जैसे देश के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, लेकिन देश उसका इस्तेमाल कैसे करता है वो महत्वपूर्ण है। इसी तरह से चुनाव आयोग के पास अधिकार तो बहुत हैं, लेकिन उनका वो इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर चुनाव आयोग को बहुत सारे अधिकार मिले हैं फेयर इलेक्शन कराने के लिए और उनका दुरुपयोग करके वो बीजेपी को मदद करने की कोशिश करे, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक भी उन 27 लाख वोटर्स को कोई जवाब नहीं मिला जिनका पश्चिम बंगाल में वोट काट दिया गया था।
ट्रिब्यूनल में जब वो गए केसेस, तो बहुत सारे केसेस के फेवर में जजमेंट आए कि हाँ इनका वोट होना चाहिए। मान लीजिए 1600 केस गए तो उनमें से 1300-1400 को पास किया गया, पर बाकी 27 लाख का क्या, उनको तो कोई जवाब ही नहीं मिला। और सिर्फ ये कह देना कि अगली बार वोट दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो कोर्ट ने बोला था। हाँ, क्योंकि तो कोर्ट ने बोला तो भी सही नहीं बोला। मैं बिल्कुल उसकी मुखालफत करता हूं पूरी तरह से, कि अगर वोटिंग का अधिकार ही तो आपको इस देश की सबसे बड़ी ताकत देता है, एक आम आदमी को, बिल्कुल, और वही तो बनाता है इसको लोकतंत्र, कि लोगों से गवर्न हो रहा है। अगर उस अधिकार के बारे में कह दिया जाए कोई बात नहीं, अगली बार इस्तेमाल कर लेना, तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेते हैं SIR, बहुत जल्दी नहीं थी। पंजाब के लिहाज से जो आपने बात पूछी, हाँ हम भी अपनी पूरी तैयारी पे हैं, पंजाब भी पूरी तैयारी पे, क्योंकि पंजाब एक रेवोल्यूशनरी स्टेट है, पंजाब गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला स्टेट है। मैं आपको बहुत पुराने एग्जाम्पल में ले जाता हूं, जिसका हमने जिक्र भी किया था, कि एक वक्त था जब औरंगजेब ने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया था, और फिर उसने पंजाब की तरफ निगाह की, तो पंजाब गुरुओं की धरती है, उन्होंने कहा ये स्वीकार नहीं है किसी भी हालत में। गुरुओं के ऊपर बहुत अत्याचार, जुल्म करने का प्रयास किया औरंगजेब ने, लेकिन फिर भी पंजाब की धरती पे काबिज नहीं हो पाए। तो इसी तरीके से यही कोशिश मोदी जी पहले भी कर चुके हैं, किसान आंदोलन के समय में, कि किसानों की जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, इनको पंगु बना देंगे, इनकी ताकत छीन लेंगे। हो नहीं पाया, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, 750 किसानों की शहादत भी हो गई, लेकिन हो नहीं पाया। ये SIR का जो कुचक्र चल रहा है ना, पूरे देश के अंदर एक के बाद एक स्टेट, बिहार में कर रहे हैं, फिर पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा इसका भी अंत पंजाब के अंदर जाके होगा, क्योंकि पंजाब के लोग इसको लेके बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और पंजाब के लोग इसको लेके बहुत अलर्ट है कि क्या SIR के जरिए पंजाब की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी, या जिसके सिर्फ 2 विधायक हैं, जिसको पंजाब में स्वीकार नहीं कर रही पंजाब की जनता, वो पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बनाने का अटेम्प्ट करेगी SIR के जरिए, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से तो नहीं कर सकती, वो तो साफ नजर आ रहा है। तो इस पे बहुत बारीक नजर पंजाब के लोगों की है। हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, बूथ वाइज, और थोड़ा समय भी है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जैसे इन्होंने किया, बिल्कुल चुनाव की दहलीज पर, कि SIR किया और उसको करेक्शन का टाइम बिना देते हुए तुरंत चुनाव करा दिया। हालांकि इसमें भी हमें कोई संदेह नहीं है कि ED CBI का जैसे दुरुपयोग करते हैं, कोई कसर तो चुनाव आयोग भी नहीं छोड़ने वाला है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत से मदद करेगा, और हम इसको फैक्टर इन करके चल रहे हैं। हमारी भी पूरी तैयारी है, पंजाब के लोगों की भी पूरी तैयारी है। देखते हैं कितना जुल्म इनके बस में है और कितना हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन पंजाब की तो बहुत बड़ी आबादी पंजाब की विदेशों में अलग अलग जगह रहती है, लेकिन वो अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। वो चाहे कहीं भी रहे, पंजाब अपने पिंड, अपने गांव जरूर वापस आते हैं, छुट्टियों में आना जाना रहता है, तो बड़ी दिक्कतें भी होंगी। देखिए, बहुत इसको लेके बहुत सारे सवाल है पंजाब के लोगों के मन में, जैसे कि NRIs है, और पंजाब में तो लगभग हर घर में NRI है, और कई परिवार ऐसे हैं जो यहाँ जड़ों से जुड़े भी हुए हैं, लेकिन वो बाहर जाकर के शिफ्ट हो गए, वहां भी उनके काम चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में SIR क्या करेगा? जैसे जो हमने पश्चिम बंगाल में देखा या बिहार में देखा, तो ये कहते थे कि अगर आप कोई नौकरी भी कर रहा है बाहर जाके, तो वेरीफाई करने के लिए आओ, अपने दादा परदादा के डॉक्यूमेंट लेके आओ इतने साल पुराने। तो अगर ये स्थिति होगी पंजाब में, दोनों ही सूरत में बहुत मुश्किल होने वाला है कि आप NRIs का क्या करेंगे, NRIs के साथ क्या करेंगे। हैं तो वो पंजाब के, पंजाब की आवाज है, पंजाब की पहचान है पूरी दुनिया के अंदर, और अगर उनको आप SIR में टारगेट करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टारगेट करने जा रही है, तो बीजेपी आग से खेल रही है। बीजेपी बहुत गलत दिशा में जा रही है, और उसका मुझे लगता है कि उनको बहुत जबरदस्त वहां पे जवाब भी मिलेगा। दूसरा कि अगर आप SIR के जरिए डेमोग्राफी बदलने का प्रयास पंजाब में कर रहे हैं, वो भी पंजाब बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं करेगा। पंजाब के लोग उसको लेके भी बहुत अलर्ट हैं, और जो मान साहब ने भी अभी जिक्र किया कि अगर आप बाप दादा के डॉक्यूमेंट मांगने लगोगे, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो वो क्या वहां जाके वो अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, वहां से वेरीफाई करेंगे, तब जाके हमारा चुनाव आयोग स्वीकार करेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें लोगों के मन में है, ऐसे बहुत सारे संदेह हैं, और जैसे जैसे ये SIR आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है जब पहली बार किया तो लोग उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाए, चुनाव आयोग ने अपनी मर्जी से जो करना था कर दिया। फिर पश्चिम बंगाल में गया तो उसका रिजल्ट देख लिया लोगों ने कि क्या होता है, उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है। अब जब पंजाब में आ रहा है तो इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि लोग भी पहले से ज्यादा अलर्ट हैं।
क्या ये साजिश करते हैं, क्या ये कोशिश करते हैं, वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन लोग पहले से ज्यादा अलर्ट और अवेयर हैं इसके बारे में। और पंजाब में तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। जैसे पश्चिम बंगाल में एक पॉलिटिकल फोर्स तो थी भारतीय जनता पार्टी, बिहार में पॉलिटिकल फोर्स तो थी भारतीय जनता पार्टी, पंजाब में तो कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो अगर वहां ये ऐसा कुछ अटेम्प्ट करेंगे या वहां पे अगर लोगों के साथ धक्का करने की कोशिश करेंगे, वो क्लियरली नजर आएगा और लोग उसको देख लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आम आदमी पार्टी का जब से उद्भव हुआ उसके बाद दिल्ली जीता, पंजाब में इतना बड़ा मैंडेट लेकर आए कि ऐतिहासिक मैंडेट। वैसे ऐतिहासिक तो सारे ही मैंडेट लाते हैं कि दिल्ली में भी जब चुनाव जीते तो ऐसा चुनाव जीते। उसके बाद गुजरात में भी सीटें जीत गए, गोवा में भी आप चुनाव लड़ लिए, राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिल गया, इतने कम टाइम में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लोग विकल्प के रूप में देखने लगे कि ये बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी देश में बन सकती है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में क्या वो नैरेटिव बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है उस नैरेटिव में जो अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट कांग्रेस एक विकल्प के रूप में देखा जाता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर इस वक्त अगर कोई ऐसी फोर्स है जो बीजेपी और कांग्रेस का जो मिला जुला गेम चल रहा है उसको अगर टक्कर दे सकते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। इसके बारे में लोगों के मन में संदेह नहीं है। निश्चित तौर पे हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हम लोग जो पारंपरिक तौर पे जो पार्टियां करती आई हैं कि जहां सरकार आए वहां से खूब पैसा बनाओ फिर और अगले स्टेट में चुनाव लड़ लो, वो आम आदमी पार्टी से होता नहीं है। हमें तो पंजाब में भी सबसे कम डोनेशन मिला है जहां हमारी सरकार चल रही है, वो चुनाव आयोग के आंकड़े आए। तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज जरूर हो सकता है। एक तरफ मतलब हजारों करोड़ रुपए बीजेपी के पास पड़े हुए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए कांग्रेस के पास पड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के पास शायद 50-100 करोड़ रुपए भी आज तक पूरा मिला के पैसा नहीं आया होगा। तो वो रिसोर्सेज का चैलेंज हमारे सामने हमेशा रहेगा। लेकिन लोगों के प्यार से ये पार्टी जितनी जल्दी नेशनल पार्टी बनी है वो अब कहीं जाने वाला नहीं है। आप सिर्फ पंजाब नहीं, पंजाब के बाद गुजरात में भी आप देखिएगा। आपने कहा कि ऐतिहासिक मैंडेट हम देते हैं, हम गुजरात में इस बार ऐतिहासिक मैंडेट देंगे। और मैं बहुत पहले मैंने कहा था जब दिल्ली के नतीजे आए थे कि इन्होंने दिल्ली के अंदर जो धोखा करके जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाई, दिल्ली का बदला हम गुजरात में लेंगे। और इसकी पूरी तैयारी गुजरात के अंदर चल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई, वहीं पर उसी डिस्ट्रिक्ट नर्मदा के अंदर आज हमारा जिला चेयरमैन है, आज वहां पे हमने स्वीप किया है, बीजेपी को बुरी तरह हराया है और वहां हमारा गढ़ बन गया आम आदमी पार्टी का। तो ये इनके साथ अयोध्या कांड हो गया। जैसे अयोध्या में इन्होंने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, वहां पे राम मंदिर की स्थापना की और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पे जीतेंगे, लेकिन भगवान ने वहां आशीर्वाद नहीं दिया, वहां से हार गए। वही इनके साथ यहाँ हुआ। आप जब भी ऐसे मुद्दों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे तो लोग उसका अच्छे से जवाब आपको दे देते हैं। और ऑल्टरनेट के तौर पे आम आदमी पार्टी को हर स्टेट में अब तीसरा ऑप्शन बन के हमको खड़े होना है। हम हर स्टेट में अब चुनाव लड़ते हैं, ऑप्शन देते हैं लोगों को। जब जिस स्टेट में उनको ऑप्शन पसंद आता जाएगा वो उस स्टेट में हमको चूज कर सकते हैं। लेकिन अब उनके सामने ये कंपल्शन नहीं है कि बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। हम हर स्टेट में आम आदमी पार्टी अब एक विकल्प के तौर पे लोगों के पास है। और आज का उदाहरण अगर आप देखेंगे, आपने देखा कि केरल के अंदर एक्स सीएम के यहाँ पे ईडी की रेड हुई है। उसमें कोई आश्चर्य हमें नहीं है क्योंकि बीजेपी हर स्ट्रॉन्ग रीजनल फोर्स को खत्म करना चाहती है। उन पे कांस्टेंट अटैक चल रहा है हर जगह पे, हर स्टेट के अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं लोकल, उनके ऊपर अटैक चल रहा है। आश्चर्य उसमें नहीं, आश्चर्य उसमें है कि ये ईडी की रेड मांगी किसने थी। कुछ दिन पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ये कह रहे थे कि इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती, और देखिए कमाल की बात, कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई मांगी और बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई कर दी। ये क्या जुगलबंदी है? कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर क्यों नहीं होती है ईडी की कार्रवाई? वो क्यों नहीं अरेस्ट होते? उनके घरों पे क्यों नहीं रेड होती? और जो भी रीजनल फोर्सेस, यानी इसका मतलब ये पूरे देश की सियासत को कांग्रेस और बीजेपी ऐसा बना के रखना चाहते हैं कि अगर बीजेपी से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो फिर कांग्रेस ही ऑप्शन बचे, और कांग्रेस से फ्रस्ट्रेट हो तो बीजेपी ही ऑप्शन बचे। हम इन दोनों के बीच में लड़ रहे हैं, इन दोनों से टक्कर ले रहे हैं। ये दोनों नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी आगे आए, और इसलिए इनकी कलेक्टिव फोर्स का मुकाबला हमें करना पड़ रहा है। बीजेपी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस कहते हैं हम हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, और एक नई पार्टी, एक छोटी सी पार्टी, इन दोनों को चुनौती दे रही है। यहां है असली वजह जिसकी वजह से हमें इतने संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। वो तो हमारी लीडरशिप का कमाल है अरविंद केजरीवाल जी का, कि वो संघर्षों से घबराते नहीं है, उनको बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देते हैं। इस वजह से आम आदमी पार्टी भी सस्टेन कर रही है, और लोग जितनी भी साजिशें रची गई उनके आर पार अब देख भी पा रहे हैं, धीरे धीरे उनको भी समझ में आ रहा है
कि अगर स्टूडेंट्स का मुद्दा हो कौन उठा रहा है, अगर देश का मुद्दा हो कौन उठा रहा है, अगर इनके अरबपति मित्रों के खिलाफ बोलना हो तो कौन बोल रहा है। एक ही लीडर आज के दिन देश के अंदर ऐसा है जो सिर्फ सरकार की कमियां नहीं बताता, बल्कि उनको काम करना भी आता है। वो ऑल्टरनेटिव भी बता सकते हैं कि ये समाधान कैसे होगा, वो भी बता सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार ये साबित किया है कि जिस मुद्दे को हमने टच किया उसके मुकाम तक हमने उसको पहुंचाया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के दिखाया। तो ये बात बहुत बड़ी होती है, लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा आम आदमी पार्टी नई पार्टी, आजकल तो एक और नई पार्टी आई हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी, और कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी नहीं बनाई है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई फ्रस्ट्रेशन युवाओं का निकल के आ रहा है, बीजेपी से बर्दाश्त नहीं है। दरअसल जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आम लोग निकल के आए, आम आदमी पार्टी निकल के आई, तब कौन सा बर्दाश्त हुआ था? तब भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। अभी भी हम देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया मूवमेंट चल रहा है, और उसमें अगर लोग आके जुड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम से। जैसे ये एग्जाम ले रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं बच्चे। जैसे ये महंगाई बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेट हैं लोग। जैसे इन्होंने कह दिया एक साथ सोना मत खरीदो, तो सारे सुनार फ्रस्ट्रेटेड हैं। इन्होंने सारे बिजनेसमैन के साथ जो ज्यादती कर रखी है, सारे बिजनेसमैन खफा हैं। नौकरी करने वाले की सैलरी नहीं बढ़ रही। तो जो खफा लोग हैं वो अगर एक सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो देखिए क्या कुत्सित प्रयास होता है। बीजेपी का सारा इकोसिस्टम लग गया कि इनके फॉलोअर पाकिस्तान में हैं, ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज तो खबर है कि अभिजीत जो फाउंडर है उसके परिवार वालों ने अपना घर छोड़ के वो कहीं अज्ञात जगह पे रह रहे हैं। हाँ, मैंने भी वो सोशल मीडिया पे ही पढ़ा था कि कोई थ्रेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर तो ये आम आदमी पार्टी है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, तो फिर मतलब इनकी जड़ें ही उखाड़ दी फिर तो हमने। इतना बड़ा इकोसिस्टम अगर आम आदमी पार्टी के पास है और इतने करोड़ों फॉलोअर्स अगर हमारे पास है कि हम ये करा सकते हैं, तो फिर इसका मतलब तो भारतीय जनता पार्टी फेल ही है पूरी तरह से। इसका मतलब तो कांग्रेस पार्टी फेल ही है पूरी तरह से, जो इतने सालों से वो कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी के साथ पहले किसी नेता के साथ मिला जुला या था, मुझे तो नहीं लगता किसी आधिकारिक पोस्ट पे कभी कोई व्यक्ति रहा है। और अगर कोई साथ में रहा है तो फिर इस हिसाब से अगर इस नियम को अगर लागू करते हो आप, तो बीजेपी के अंदर तो 90% कांग्रेस के नेता हैं। तो फिर कांग्रेस ने बीजेपी बनाई है क्या? ये तो कोई लॉजिक नहीं। आज की डेट में अगर कोई ऑनलाइन आंदोलन चल रहा है, आप उसको उसकी क्वालिटी पे, उसके क्वेश्चंस पे देखिए ना। आप अगर उनको आंसर कर सकते हैं तो उस पे देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सेट मॉडल है। किसान आंदोलन हुआ, बोले इनको चाइना से, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है ना। ये एनआरसी पे कोई आंदोलन हुआ, बोले देखो सब विदेश से इनको फंडिंग हो रही है। तो अब ये कोई ऑनलाइन आंदोलन शुरू हुआ, अब इस पे भी लग गए हैं इनको एक तरीके से डिफेम करने में। मुझे लगता है कि क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम भी वही बात पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी वही कह रही है, शायद कांग्रेस भी वही कह रही है, शायद दूसरी पार्टियां वही कह रही है, और शायद ये कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है वो भी यही कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लो। तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं? जो आदमी एक एग्जाम नहीं करा सकता, ना 12th के सीबीएसई के पेपर ढंग से चेक करा सकते, ना ये एग्जाम करा सकते, 90 पेपर लीक हो चुके हैं। पिछले साल भी लीक हुआ था, इस बार भी लीक हुआ है। पिछली बार कैंसिल नहीं किया, इस बार कैंसिल कर दिया। बीजेपी की सरकार में इस्तीफे तो होते नहीं ना, तो इसीलिए ये जवाबदेही से डरते हैं। इसीलिए लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन है कि 2-3 दिन के अंदर अगर सोशल मीडिया पे कोई बीजेपी की फॉलोइंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, उससे भी ज्यादा किसी की फॉलोइंग हो जाए, तो फ्रस्ट्रेशन है जनता का। जनता सवाल पूछ रही है। अब आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, आप उसको कॉकरोच जनता पार्टी नाम दे दीजिए, आप उसको आम आदमी पार्टी नाम दे दीजिए, आप उसको कोई और पार्टी नाम दे दीजिए, लेकिन सवाल तो जनता के है ना। ये 22 लाख बच्चे तो सच है ना, ये थोड़ी हवा में है। 22 लाख बच्चे नीट के जो ये पूछ रहे हैं कि मैंने तैयारी करके पेपर दिया, मेरा पेपर कैंसिल कर दिया, किसने लीक किया, अभी तक उस मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुझे कह रहे हो दोबारा पेपर दो, मुझे ये भी नहीं पता कि दोबारा भी लीक होगा। अभी भी खबरें आ रही है अहमदाबाद से, अभी मैं सुन रहा था कि कोई पेपर 10 लाख में बिकना शुरू हो गया अभी से। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये 22 लाख बच्चे तो जेन्युइन है ना, ग्राउंड पे हैं। ये तो हवाई नहीं है, ये तो पाकिस्तानी नहीं है। तो इनके सवालों का जवाब नहीं दे रही है सरकार। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। देश दुनिया हमने आपने सबने देखा किस तरीके से जंतर मंतर रामलीला मैदान होते हुए वो आंदोलन देश का आंदोलन बन गया था। उसके बाद जो सबसे गंभीर और सबसे बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे, उसकी लीडरशिप पर लगे, वो भी करप्शन के ही लगे। ईडी, सीबीआई और आपके मंत्री पंजाब के गिरफ्तार हुए, और चुनाव आ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ और मामले भी खुलेंगे। तो क्या लगता है कि इन सब रेड से, भ्रष्टाचार के आरोप लगने से आम आदमी पार्टी की जो शुरुआती छवि थी करप्शन के खिलाफ जो बनी थी,
उसको डेंट पड़ा है, क्योंकि कोर्ट से भले ही राहत मिल गई, अरविंद केजरीवाल तमाम नेता डिस्चार्ज हो गए, लेकिन क्या उस छवि को डेंट पहुंचा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जिस छवि के ऊपर आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से उभरी, इनको ये था कि इनके कोर पे हमला करो, इनकी उस छवि पे हमला करो। लेकिन कोर्ट के डिसीजन के बाद कोई किसी तरह का क्वेश्चन मार्क रहा ही नहीं। वो कोई राहत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है कोर्ट की तरफ से। वो केस ही उड़ गया, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। अगर उसमें ये होता ना कि अरविंद केजरीवाल जी बरी हो गए और बाकी आरोपियों पे केस चल रहा है, तो भी ये होता कि कुछ है मामला, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बरी हो गए। यहाँ तो पूरा मामला ही उड़ गया है पूरी तरह से। इसका मतलब पूरा मामला फर्जी था। दूसरा, आपने कहा कि पंजाब के मंत्रियों के ऊपर रेड हो रही है, उनका नाम ले रही है ईडी या उनको गिरफ्तार कर रही है। पहली बात तो जितने भी अभी तक पंजाब में एक्शन हुए, किसी भी चीज का पंजाब के गवर्नेंस से या उनके मंत्री पद से कोई लेना देना नहीं था। पर्सनल कैपेसिटी में उनका नाम कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के जोड़ने का प्रयास हुआ। दूसरा कि आज के दिन में तो पूरे देश को पता है, कोई ये नहीं मानता कि ईडी की रेड हुई तो कोई भ्रष्टाचारी है। ईडी की रेड होने का मतलब आज के दिन में कि ये आदमी कट्टर ईमानदार है, ये आदमी देशभक्त है, देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा होगा, इसलिए बीजेपी ने इसके ऊपर रेड करा दी। और ये बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा, इसको बीजेपी की बजाय जेल में जाना पसंद है। सोचिए क्या मानसिकता आज के दिन में देश में लोगों की बन चुकी है कि बीजेपी नहीं जाऊंगा। कई लोग ये तय कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा। बीजेपी में जेल से ज्यादा घुटन है, लेकिन उसके बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं जाएंगे, जेल चले जाएंगे। तो ये एक आंदोलन बन चुका है एक तरीके से। और जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में होता था कि जो जेल चला गया उसको तमगा मिल गया कि ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये वही चल रहा है आज के दिन देश में कि जो भी जिनके ऊपर इन्होंने ईडी की रेड की, जिनको जेल भेज दिया, वो हो गए सर्टिफाइड ईमानदार, कट्टर ईमानदार और देशभक्त, कि ये कुछ तो अच्छा कर रहे हैं देश के फेवर में, जिसकी वजह से इनको जेल भेजा जा रहा है। तो ये तो तमगा है आज के दिन में, और सबने इसको अपना लिया है। सब तैयार हैं इस चीज के लिए, जिसको भेजना भेज दो, हमको कल जेल भेजना भेज दो। हमने भी लिस्ट बना रखी है किताबों की, पढ़ेंगे अंदर बैठ के आराम। अनुराग जी, थोड़े से सवाल अब लिए जाए पंजाब के। पंजाब में जो सबसे बड़ा आरोप लगता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये आरोप लगाती है कि पंजाब चंडीगढ़ से नहीं चलता, दिल्ली से चलता है। कितना सही है ये आरोप? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी है, जैसे दूसरी पार्टियों के प्रभारी हैं, वैसे ही मनीष जी पंजाब के प्रभारी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो बीजेपी के प्रभारी लगे हुए हैं वो कहां से हैं? लुधियाना से हैं, मोगा से हैं, कहां से हैं? जो कांग्रेस के प्रभारी लगे हुए हैं पंजाब के अंदर, वो कहां से हैं? वो मतलब कहीं जालंधर से हैं, कहीं अमृतसर से हैं, वो कहां से हैं? वो भी तो दिल्ली से ही डेप्यूट हुए हैं। वो भी तो नेशनल पार्टी जब भी होगी तो उसका लीडरशिप चेन तो ऐसा ही रहेगा। जो राष्ट्रीय हमारे नेता हैं वो राष्ट्रीय रहेंगे, जो पंजाब के नेता हैं वो पंजाब के रहेंगे, और वो संगठन का ऑर्डर वैसे ही रहेगा। मोदी जी पंजाब से हैं क्या? या नायब सिंह जी पंजाब से हैं? ये सारा दिन वहां प्रचार, ये रेखा गुप्ता जी भी गई हुई थी वहां प्रचार करने, तो इनकी पार्टी भी दिल्ली से चलती है। इसका मतलब कांग्रेस में तो राहुल गांधी जी जाके पंजाब में रैली करके ये कह आए थे कि कोई भी ये सीएम वीएम की बात मत करो, वरना सबको सही जगह दिखा दूंगा स्टेज से। तो इसका मतलब वो तो मोहर लगा के आए थे कि दिल्ली से हो रहा है सब कुछ निर्णय, पंजाब के लोग कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। हमारे तो पार्टी के जो मुख्यमंत्री इस वक्त बने हुए हैं वो पंजाब से, सारा मंत्रिमंडल पंजाब से, सारे नेता जो वहां पे डिसीजन ले रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले सब पंजाब से। तो कहां से ये सवाल आता है? असल बात क्या है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मतलब ये अगर इस मुद्दे पे बात करेंगे कि मैनिफेस्टो के वादे पूरे किए कि नहीं भगवंत मान ने, तो ये उस पर पिटेंगे। लोग कहेंगे यार पहले ही पूरे कर दिए, तुमने 40 साल में कुछ भी नहीं किया। ये कहेंगे भाई ड्रग्स कम करी कि नहीं करी, तो युद्ध नशा विरुद्ध जो चल रहा है, जिसमें मतलब 50-60 हजार लोगों को हमने ड्रग पेडलर्स को पकड़ के अंदर डाला हुआ है, ये उस पर भी मार खाएंगे लोगों से। ये कहेंगे कि महंगाई पंजाब के अंदर कंट्रोल में है कि नहीं है, ये उस पर भी पूरे देश से कंपैरिजन होगा, तो उस पर भी मार खाएंगे कि तुम अपने स्टेट में कम करके दिखाओ। यहाँ तो बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, स्कूल अस्पताल मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए की स्कीम दे रखी है। महिलाओं को 1000-1500 का वादा था, वो पूरा कर दिया है हमने। तो 4 साल में हमने 5 साल के वादे पूरे करके हम अपना एग्जाम की तैयारी पूरी करके बैठ गए। तो मुद्दों पे तो बात कर नहीं सकते ये, इसलिए क्या करेंगे, कभी भगवंत मान जी पे कोई पर्सनल आरोप लगा देंगे, कभी ये कहेंगे देखो ये पार्टी तो दिल्ली से चलती है। इनसे पंजाब को क्या लेना देना, या पंजाब के लोगों को इससे क्या लेना देना? उन्होंने जिसको मुख्यमंत्री चुना वो पंजाब से है, पंजाब का लीडर है, वही मुख्यमंत्री है। उन्होंने जिनको विधायक बनाया वही विधायकों में से मंत्री बने हुए हैं। तो इनको इस बात से क्या लेना देना? इसलिए पंजाब के लोगों को तो कोई लेना देना नहीं, पर कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा पेट में दर्द है
क्योंकि भगवंत मान का उनके पास कोई जवाब नहीं है। आपने ड्रग्स की बात की, लेकिन ड्रग्स की समस्या अभी भी है। आप कार्रवाई कर रहे हैं, घरों ड्रग पेडलर्स से घर तोड़ रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है, रिकॉर्ड बरामदगी भी हो रही है, लेकिन ड्रग्स फ्री तो पंजाब हुआ नहीं। देखिए मुझे और आम आदमी पार्टी का दावा था कि अपने टेन्योर में ड्रग्स फ्री कर देंगे। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू बना हुआ है, कभी मर्डर हो जाता है, कभी गोली मैं चल आपने जाती है। दो मुद्दों पे बात की, मैं दोनों पे बहुत हाँ। खुला जवाब दूंगा कि ड्रग्स के इशू की जहां तक आपने बात की, मुझे लगता है कि ड्रग्स के अगेंस्ट इतना बड़ा कैंपेन, इतना बड़ा वॉर पूरी दुनिया में जो ड्रग्स के लिए जाने जाते हैं उन कंट्रीज के अंदर भी वहां की आर्मीज ने बड़े बड़े ऑपरेशन किए, उसमें भी 10-12 हजार फोर्स शामिल होती थी और कुछ हजार लोग पकड़े गए थे। पूरी दुनिया में ड्रग्स के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन कहीं नहीं चला जैसा पंजाब में चल रहा है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स है। ये ड्रग्स पंजाब में तो नहीं पैदा होता, ये ड्रग्स तो बॉर्डर पार से आता है। बॉर्डर पार से आता है, तो ये बॉर्डर की जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है। हम तो वहां हमारी अगर आप कहेंगे कि ड्रग्स की बरामदगी कितने गुना बढ़ी, तो कम से कम भी 10 गुना बढ़ गई पहले से। जो ड्रग्स आता है बॉर्डर पार से, उसको धड़ल्ले से, खटक से पकड़ लेते हैं वहां पे, पुलिस उसको डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकती है। फिर लेकिन बॉर्डर की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी भी ना निभाएं, ये ड्रोन के जरिए आता है ड्रग्स पाकिस्तान से। एंटी ड्रोन गन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने खरीद के डिप्यूट की हुई है बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ के साथ मिलके। क्या वो अमित शाह जी की जिम्मेदारी नहीं थी? वो तो बॉर्डर की सिक्योरिटी थी ना, वो तो गन उनको डिप्लॉय करनी चाहिए थी, बीजेपी को हर 1 किलोमीटर पे कर देनी चाहिए। हमारे पास तो शायद फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो जाए, लेकिन बॉर्डर उनकी जिम्मेदारी वो कर देते। वहां भी एंटी जो ड्रोन गन है वो हमने डिप्यूट की हुई थी। तो हम तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रख रहे। कोई ड्रग्स के केस में अगर अंदर जाता तो जमानत भी नहीं होने देते, हम पूरी ताकत लगाते हैं उसको, हमारी लीगल जो सरकार का जो लीगल सिस्टम है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर में आप सवाल नहीं उठा सकते पंजाब के ऊपर। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि केंद्र सरकार का एनसीआरबी का डाटा, हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार का डाटा है, वो कहता है कि पंजाब पुलिस पूरे देश में दूसरे नंबर पे आती है, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। हमसे नीचे बीजेपी के 21 के 21 स्टेट हैं सारे, किसी में भी। बगल का में हरियाणा है पंजाब के, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में और पब्लिक सेफ्टी के मामले में आखिरी पायदान पे आता है हरियाणा पूरे देश के अंदर। और वही नायब सिंह जी जा जाके वहां प्रचार कर रहे हैं पंजाब के अंदर, कह रहे हैं हरियाणा मॉडल दिखाऊंगा वहां पे। कौन सा मॉडल दिखाएंगे? महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हरियाणा, पूरे देश में पब्लिक सेफ्टी में सबसे निचले पायदान पे हरियाणा। पंजाब तो हरियाणा से बड़ा स्टेट है, पंजाब से मर्डर्स डबल होते हैं हरियाणा के अंदर, फिरौती पंजाब से डबल ट्रिपल मांगी जाती है हरियाणा के अंदर। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर में कंपेयर, दिल्ली से कंपेयर कर लीजिए, दिल्ली में रोज कत्ल होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है, पुलिस सारा दिन पॉलिटिकल कामों में लगी रहती है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पंजाब में प्रोफेशनल पुलिसिंग हो रही है। पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पूरे देश में 2nd नंबर पे। कैसे जज किया जाता है उसको कि अगर कोई केस हो गया तो हमने उसको सॉल्व किया कि नहीं। पंजाब में 24 से 48 घंटे के अंदर 90% केसेस सॉल्व होते हैं, 90%। इससे पता चलता है कि कितनी प्रोफेशनल पुलिस है। तभी तो अगले के डर बैठेगा, अगला कोई अपराधी होगा तो कि करोगे तो पकड़े जाओगे। बाकी स्टेट्स में पूछ लीजिए, 6-6 महीने, साल 10-10 साल निकल जाते हैं, कोई केस ही सॉल्व नहीं होता। हमने देखा था कि जिस समय किसान आंदोलन हुआ था, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और उन्होंने भूमिका भी निभाई किसानों की वहां सहायता करने में। ये भी आरोप लगे कि आम आदमी पार्टी भड़का भी रही है। इस समय पंजाब में किसानों का क्या मुद्दा है? क्या वो मामला पूरी तरह सुलट गया और क्या उसका आम आदमी पार्टी के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? यानी जो अगला चुनाव आएगा उसमें आम आदमी पार्टी को उसका फायदा दिखाई दे रहा है या नुकसान दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान की लाइफ बहुत टफ है। हाँ। उसमें आप कुछ सहूलियतें देकर उसको आसान बना सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अनप्रेसिडेंटेड काम पंजाब के अंदर किए हैं किसानों के लिए। जैसे पहले रात को बिजली दे देते थे, जैसे आप नौकरी करोगे दिन में करोगे, सरकार का कोई मुलाजिम नौकरी करेगा दिन में करेगा, सारे दिन में नौकरी करेंगे। किसान को कहते थे रात में जाके पानी लगाओ। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है। तो मान साहब की सरकार ने सबसे पहले ये किया कि दिन में बिजली देनी शुरू की और अब किसान दिन में ही अपना चला लेते हैं। लेकिन अब किसानों को वो ट्यूबवेल भी चलाने की जरूरत नहीं है, अब मोटर भी नहीं चलानी पड़ती। पंजाब के अंदर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन था नहरी पानी का, वो जब हम सरकार में आए थे तो 20-21% होता था। आज के दिन में वो 80% को टच करने वाला है। 80%, मतलब 80% खेतों में नहरी पानी पहुंच रहा है, कवरेज इतना हो गया। तो पहले आप सोचो कि 40 साल में
इनकी सरकारों ने क्या किया था, सिर्फ 20% किसानों तक, खेतों तक पानी पहुंचा था। अब वो किसान को नहरी पानी मिल रहा है, तो ग्राउंड वाटर यूज ही नहीं करना पड़ रहा, लाइट होती है लेकिन मोटर नहीं चलानी पड़ रही, पानी वैसे ही आ रहा है। ये था सबसे बड़ा काम जो किसानों की सहूलियत के लिए किया, मंडियों की व्यवस्था सुधारना और वो सब किया। रही बात जो लड़ाई किसानों की चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें यह है कि एमएसपी गारंटी कानून वो सेंटर को देना है, वो सेंटर को देना है, और उसी से किसानों की मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो उसको सुलझा के नहीं दे रहे। अगर कहीं खाद की कमी किसी सीजन में होती है, जैसे कि अब ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस सीजन में होने जा रहा है, इस सीजन में खाद की कमी होने वाली है काफी, सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, उनको इंपोर्ट करके व्यवस्था करके वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना होता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मुझे लगता है कि जितना भी किसानों का जो संघर्ष है वो उसका 99% जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है, और ये एक और बड़ी वजह बन जाता है कि जो बीजेपी सपने देख रही है पंजाब में जाने के या पंजाब में अपनी जो स्कीम्स हैं वो लगाने के, वो उसमें कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन अनुराग जी, इसी में तो मैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि खाद देना ये सरकार का, केंद्र सरकार का काम है, लेकिन एक तो देखिए खाद का बड़ा संकट आने वाला है, अल नीनो का साल है, मानसून भी खराब रहने वाला है, तो ये साल किसानों के लिए कम से कम बहुत ही कष्टकारी साल होगा। किसान को भले ही आप कहें कि ये राज्य सरकार की स्कीम है या केंद्र सरकार की स्कीम है, किसान को तो ये लगेगा ना, नागरिक को तो ये लगता है कि मेरी सरकार, मेरी स्टेट गवर्नमेंट है, तो गुस्सा तो आपको भी भुगतना पड़ेगा उसका। देखिए, उनको निश्चित तौर पे किसानों के लिए बड़ा मुश्किल ये साल होने वाला है, और मुश्किल क्या होने वाला है, अभी से मुश्किल हो गया है, इन द सेंस कि अभी धान लगने वाला है, और उस समय पे किसान को डीजल की बहुत जरूरत पड़ती है, और डीजल का रेट जो है केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 7.5 रुपए बढ़ा दिया, अब कहा जा रहा है 10 रुपए और बढ़ेगा। किसान कहां जाएगा, मतलब उसको उसकी फसल का कोई बहुत ज्यादा बढ़ के दाम नहीं मिल रहा है, पहले के और अभी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन जो डीजल के दाम है, वो लागत है, वो बढ़ती जा रही है, तो किसान कहां जाएगा, ये उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है। दूसरा, ये खाद वाली दिक्कत आने वाली है। मुझे लगता है कि किसान में जो किसान संगठन है पंजाब के अंदर, वो बहुत ही इस मामले में एडवांस हैं, वो सारी बातें समझते हैं, और काफी स्ट्रॉन्ग चेन वहां पे किसान संगठनों की है, और नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक ये बात पहुंची हुई है कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम ये कर सकते हैं कि उनके उस दुख को, उस दर्द को जितना कम कर सके, उस शॉक को जितना एब्जॉर्ब कर सके, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हम उसमें उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, उनको 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करके दे दिया है, उसमें उनका कोई खर्च नहीं, सेहत के बारे में कुछ नहीं सोचना पड़ेगा उनको। जो गरीब परिवार हैं उनको राशन के साथ साथ रसोई का जो सामान देना है वो भी हमने वहां पे देना शुरू कर दिया है, तो बिजली का उनको कोई बिल नहीं देना, वो फ्री में मिलती है सबको। तो जो भी सहूलियतें दे के आपकी जिंदगी को आसान किया जा सकता है, इस महंगाई के दौर में उसके शॉक को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और इसको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं पंजाब के अंदर लोग। वो ये समझते हैं कि अगर ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती तो हमारा क्या हाल होता, इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। और सबको याद है 40 साल का वो दौर, सबको याद है जिसमें पंजाब को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी ने। एक उदाहरण उसका यह है कि आप 40 साल पहले के पंजाब को देखोगे, पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 होता था पूरे देश के अंदर, और इन्होंने क्या किया, 2020 तक उसको नंबर 19 पे पहुंचा दिया पंजाब को पर कैपिटा इनकम में। पहली बार 40 साल की हिस्ट्री में वो ग्राफ अपवर्ड मुड़ा है, हम 19 से 18 पे ले आए, ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ, पर कैपिटा इनकम में हम ऊपर बढ़ना शुरू हुए। तो लोगों ने ये देख लिया है कि देखो, ये जो स्ट्रगल किया 4-5 साल हमने, वो पिछले सिस्टम को तो रिवर्स कर दिया, अब दौड़ने का समय, अब प्रगति का समय, अब पंजाब में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पंजाब में बिजनेसेस आ रहे हैं, पंजाब के लोगों को सहूलियतें मिल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बेसिक पूरा हो गया, अब उसके आगे बढ़ने का समय आ गया। तो पंजाब में लोगों को पता है, वो एक बड़ा सपना देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ कि हम वापस से नंबर 1 बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक चीज की, पंजाब का ये चुनाव क्या आम आदमी पार्टी के लिए भी करो या मरो की स्थिति बन गई है? क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर पंजाब का चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई तो उसकी जो तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। देखिए, हमारा तो पता नहीं है हमारे बारे में कितनी बार लिखा गया और कितनी बार कहा गया कि बस अब आम आदमी पार्टी, कई बार राजनीतिक मरसिए पढ़ दिए गए, कई बार पढ़ दिए गए और कहा गया बस अब नहीं, अब आम आदमी पार्टी खत्म। जब हम दिल्ली में आ रहे तब भी यही कहा गया था। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई संगठन या कोई पार्टी खत्म नहीं होते। निश्चित तौर पे पंजाब हमारे लिए महत्वपूर्ण है,
उतना ही महत्वपूर्ण गोवा, उतना ही महत्वपूर्ण गुजरात भी है। हम वहां भी संगठनात्मक तरीके से पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड में भी पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हम संगठन निर्माण कर रहे हैं। आने वाला चुनाव पूरी ताकत से वहां पे भी लड़ेंगे। पंजाब इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हमने वहां गवर्नेंस में एक एक्सीलेंट मॉडल पेश किया है कि 5 साल का काम 4 साल में करके, और हम अब जो भी कर रहे हैं वो एडिशनल कर रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसी सरकार का स्वाद आपने चख लिया, अब अगर इसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे इस गवर्नमेंट को तो बहुत तेजी से पंजाब आगे बढ़ेगा। तो पंजाब में हमारे लिए जीतना या हारना सवाल नहीं है। पंजाब में हमने जो लकीर खींची है, हम उस लकीर को बड़ा करना चाहते हैं। 92 सीटों का जो मैंडेट पंजाब के लोगों ने हमें दिया था, अगर तो हम अपने काम से उसको 95 कर पाए, 100 कर पाए, तो हम ये मानेंगे कि हमने बहुत शानदार काम पंजाब के अंदर किया। तो हम उस लकीर को लंबा करने के लिए पंजाब में संघर्ष कर रहे हैं। जीत हार का सवाल नहीं है। कोई ऑल्टरनेटिव पंजाब में भगवंत मान जी का नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव पंजाब में आम आदमी पार्टी का इस वक्त नहीं है। आप पूरे विपक्ष में नजर घुमा के देख लीजिए, किसी में भी सब अपनी ही लड़ाई में घुसे हुए हैं। कांग्रेस वाले नेता खुद लड़ रहे हैं आपस में, मैं बीजेपी वाले इतने नेता कांग्रेस के इकट्ठे कर लिए, वो सब आपस में लड़ रहे हैं। अकाली दल को तो कोई मानने को ही तैयार नहीं है, वो खुद ही को नहीं मानने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि कोई ऑल्टरनेटिव ना लीडरशिप के मामले में ना पार्टी के मामले में इस वक्त पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का नहीं। भाजपा के राज्य में 2 विधायक हैं और सांसद उनके पास अब 6 हैं, तो क्या भूमिका रहेगी उनकी पंजाब के चुनाव में आपके सांसदों की बीजेपी को जितवाने में? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एक रेज होता है और पंजाब में इस बात को लेके ग्राउंड पे बहुत चर्चा है, बहुत रिजेंटमेंट है इस बात को लेके। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा के सांसद होते हैं वो बेसिकली स्टेट की वॉइस होते हैं। हाँ। कि स्टेट की असेंबली में लोगों के प्रतिनिधि चुन के आए और फिर वो अपनी वॉइस में से कुछ लोगों को राज्यसभा भेजते हैं कि पंजाब की वॉइस राज्यसभा में भी, ऊपर के सदन में भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी नाइंसाफी कुछ नहीं हो सकती पंजाब के साथ। क्या पंजाब में जिस पार्टी के 2 विधायक हैं, क्या वो पंजाब की वॉइस हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर? सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों ने तो उनको रिजेक्ट किया बुरी तरह से, और उनके आज 6 सांसद हैं राज्यसभा के अंदर। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल साजिश करके पंजाब के लोगों की आवाज को राज्यसभा में पहुंचने से रोका जा रहा है। उनके मैंडेट का अपमान किया गया राज्यसभा के सांसदों को मान्यता देके। स्पीकर साहब ने भी गलत किया और कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है कि 2 विधायक होने पे 6 सांसद हो ही नहीं सकते आपके। और जिस पार्टी के 94 विधायक हैं आज के दिन पंजाब में, उसकी आप वॉइस नहीं है राज्यसभा। इसका मतलब पंजाब के लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो राज्यसभा में है ही नहीं। ये तो धोखे से बीजेपी ने अपने लोगों को वहां पे बिठा दिया है। तो अब इनका क्या स्वागत होगा पंजाब में, या आप ही खुद अंदाजा लगा लीजिए। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अगर वो आके वापस यहां राजनीति करना चाहेंगे तो क्या हालत होगी, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अनुराग जी, कुछ क्वेश्चन लेते हैं अब, रैपिड फायर, थोड़ा तेजी से जवाब भी चाहूंगा। आम आदमी पार्टी को कई नेता छोड़ के गए, किस छोड़ने वाले नेता ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? किसी ने भी नहीं। कोई तो होगा। किसी ने भी नहीं। भाजपा या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी किससे ज्यादा चिंतित है और किसे बड़ा दुश्मन मानती है? नहीं, आपको ये पूछना चाहिए था कि भाजपा और कांग्रेस में से हमसे कौन ज्यादा चिंतित है, कौन ज्यादा डरता है, बीजेपी या कांग्रेस? तो मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी से ज्यादा डर किसी चीज का नहीं है। उनको लगता है कि अगर कोई हमें हरा सकता है काम पे, आइडियोलॉजी पे, सब तरीके से, लीडरशिप में, तो आम आदमी पार्टी। अच्छा, इसका जवाब सीधा दे दीजिए कि देश को कौन ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए? को लगता है मोदी जी या नरेंद्र मोदी? दोनों। इसमें भी दोनों बराबर? दोनों। राहुल गांधी और मोदी जी दोनों इस देश के गुनहगार हैं। जिस तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपना बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं कि अगर हम दोनों पार्टियों की सरकारें रही हैं देश में, अगर फिर भी अगर हमारे पास स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पानी जैसा हम लोगों को नहीं दे पाए, तो इसका मतलब दोनों ने देश को धोखा दिया। अनुराग ढांडा की सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ी कमजोरी क्या लगती है? नहीं, हमारी सबसे बड़ी मजबूती ये आपकी व्यक्तिगत, मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं, मेरी सबसे बड़ी ताकत, मैं इस बात को मानता हूं कि बेधड़क होके मैं सत्ता के सामने सवाल कर सकता हूं, कोई लाग लपेट नहीं है। एक व्यक्ति कहता था कि मेरा क्या है जी, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। आज के दिन उनको मुश्किल है क्योंकि सूट बहुत ज्यादा है, झोले में आएंगे नहीं। हमारे साथ ऐसी कोई लाग लपेट नहीं है। तो जो फक्कड़पन में जो मजा है
हाँ। उसका हम आनंद ले सकते हैं और खुल के अपनी बात ताकत के साथ कह सकते हैं। और जो भी मेरी कमजोरी है वो मेरी लीडरशिप उसको पूरा कर देती है, वो अरविंद केजरीवाल जी की स्ट्रेंथ उस कमजोरी को भर देती है, इसलिए उसका भी कभी एहसास नहीं होता। आपके नेता को पता है आपकी कमजोरी क्या है? निश्चित तौर पर जो भी अच्छी जो लीडरशिप है उसको अपने नीचे काम करने वाले अपने लोगों की, अपने लीडर्स की जो खूबी है वो भी पता होती है, जो कमजोरी है वो भी पता होती है। और एक अच्छा नेता वही होता है जो आपकी कमजोरी को ढक ले और आपकी ताकत को और ज्यादा हवा दे। अनुराग भाई, आपने पत्रकारिता छोड़ी तो आप राजनीति में गए, अगर कभी राजनीति से संन्यास लिया तो क्या करेंगे? जो उस वक्त मन में आएगा वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका आएगा, क्योंकि देखिए अपनी मर्जी से मैं पत्रकारिता में आया था। मैं वैसे इंजीनियर हूँ, पढ़ाई मैंने इंजीनियरिंग की थी और मैं अपनी मर्जी से आया था क्योंकि मुझे लगा कि वहां रह के हम पब्लिक की सेवा कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। जिस वक्त मुझे ये लगा कि अब ये समय है कि राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से जाके ज्यादा काम किया जा सकता है पब्लिक के लिए या लोगों के लिए, तो मैं राजनीति में आ गया। तो मुझे लगता है कि अभी तक मुझे ऐसा तो कोई एहसास नहीं है कि यहाँ रह के काम नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त देश में चल रही है सिद्धांतों को लेके, देश को बचाने को लेके। उस लड़ाई का अगर एक कतरा भी अगर हम बन सके तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आप हमारे साथ आए, बातचीत की। तो इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। इसी तरीके से आपको तमाम अलग अलग शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।